हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप एक बार इन सारे मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वीडियो देखने के बाद इसे परचेज कर लें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर द टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं। यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिया गया है, इस लेखक का नाम आपको बताना है। तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, यह बुक लिखा गया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इस किताब में समकालीन भारत को चित्रित करने की कोशिश की गई है, जिसमें भारतीय का जीवन, इसका राजनीति, इतिहास, ज्योतिष विद्या एवं महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा आज तक होती आ रही है, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यह पर्वत चोटी है कलसुबाई शिखर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और इसकी ऊंचाई टोटल 1646 मीटर की है। आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो कलसुबाई शिखर है, इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है और यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया था। तो इस शासक का नाम था करण देव, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1299 में दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के वाघेला वंश पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय उसे हराने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद पुनः 1304 ईस्वी में उस पर दोबारा हमला किया गया, जिसमें करण देव की हार हुई और वे यहाँ से भाग करके गुजरात के दूसरे इलाके में चले गए, जहां पर फिर से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 54 है, डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है। तो यह जाना जाता है दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपको बता दूं दोस्तों कि महाराणा रंजीत सिंह ने 1820 से लेकर 1831 ईस्वी के बीच में इस स्वर्ण मंदिर पर संगमरमर और तांबे का परत चढ़वाया था, जबकि इसके अलावा 1830 ईस्वी में इन्होंने स्वर्ण मंदिर के ऊपर सोने का परत चढ़वा दिया, जिसके बाद से ही इस मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर है, दसाइन डैश का सबसे भव्य त्यौहार है। दसाइन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। यह सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल में, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसी त्यौहार को दोस्तों भारत में विजयादशमी के नाम से भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 56, उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो यह शिलालेख हमें जानकारी देता है चोल के प्रशासन से, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। तो दोस्तों यह एक प्रकार का अध्यादेश था, यानी कि रिट्स था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और आपको बता दूं दोस्तों कि यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया क्यों गया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो इसके लिए आपको इससे थोड़ा पहले जाना होगा। 1773 में एक एक्ट आया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें काफ़ी सारी खामियां थी, तो इन्हीं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक नया एक्ट लाया गया, जिसे नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इस एक्ट के तहत
भारत में ब्रिटिश राज्य और कंपनी और इंग्लैंड की सरकार का एक संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया था। यानी कि भारत में जितनी भी ब्रिटिश कंपनी थी और जो इंग्लैंड के राजा थे, उन दोनों को कंबाइन करके एक संयुक्त राज्य स्थापित किया गया था। तो आप लोग इन दोनों एक्ट के बारे में याद रखिए, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है और रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 है, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए, एओ ह्यूम के बारे में कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन डी है ना, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, यह गलत है। जबकि इसके अलावा दोस्तों वे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बिल्कुल करेक्ट है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे, यह स्टेटमेंट भी सही है। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको बता दूं कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इसकी अध्यक्षता नहीं की, यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखिए 59 है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो भारत की जो सामाजिक लेखांकन प्रणाली है, इसे क्लासिफाइड किया गया है इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर में, यानी कि आय, उत्पाद और व्यय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो यह संबंधित है दोस्तों कीमतों में बढ़ोतरी के परिमाण स्वरूप खपत में कमी हो जाना। ये दोनों क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखिए 61 नंबर, फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं। जो श्रम की मांग होते हैं इसे कहा जाता है व्युत्पन्न मांग, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए, इसे आप सिंपल भाषा में समझिए कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब डिमांड हाई हो जाता है, तब इस तरह से 2 कंडीशन बनते हैं, या तो उस वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, या फिर जो उत्पादन श्रम है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है उसका रेट बढ़ जाता है। और यह तब तक बढ़ता है दोस्तों जब तक उत्पादन संख्या एक समान नहीं हो जाता है। आपको बता दूं कि बाजार में जो वस्तु की मांग है, जो डिमांड होते हैं ना, जो भी वस्तु वहाँ पर बिकती है उसका डिमांड होता है, उसके अनुसार से श्रम का डिमांड बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा उसी तरह से यहाँ पर श्रम की मांग को भी बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अब 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो यह मकान की खरीद है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखिए, निवेश व्यय क्या कहलाता है। निवेश व्यय कहते हैं दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार के द्वारा इमारत या फिर बड़े मशीनरी जैसे पूंजीगत निर्माण में जो वहन किया गया खर्च होता है, इसकी मांग की जाती है, इसे ही निवेश व्यय बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। यह दर्शाता है अवितरित लाभ, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 64, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। जब इंडियन पार्लियामेंट में संयुक्त सत्र चलता है तब इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और यह संयुक्त सत्र बुलाया किसके द्वारा जाता है। तो यह बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में किस रंग का हो जाता है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर इसमें हम एसिड को मिलाते हैं तब यह लाल रंग का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाता है। तो दोस्तों, भोजन पहुंचाने का काम पौधों में किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और फ्लोएम को बास्ट के नाम से भी जाना जाता है। वही दोस्तों, जिस प्रोसेस के द्वारा फ्लोएम पौधे के अन्य भागों में खाने को पहुंचाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 67, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का
संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब डिमांड में कमी हो जाती है और जो सप्लाई है उसमें वृद्धि हो जाती है, तब इस कंडीशन में जो संतुलित कीमत है यह घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है दोस्तों लोकसभा को, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और क्यों कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा में जितने भी वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वे सारे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, जिसके कारण से इसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है और हिंदी में इसे लोकप्रिय सदन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। तो जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं इसमें मौजूद होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3। इसे दोस्तों वाशिंग सोडा, सोडा एस और सोडा क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है। तो इसके कारण से दोस्तों राजकोषीय घाटा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 71। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। तो दोस्तों जो अल्फा कण होते हैं ना, वे नाभिक होते हैं हीलियम के, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि फेसबुक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम द फेसबुक था, जिसे बाद में 2005 में द को हटा करके केवल फेसबुक कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कोई एक स्टेटमेंट बार बार जब रिपीट होता है, इस रिपीटेड स्टेटमेंट को कंप्यूटर भाषा में लूपिंग बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था। तो इसके पूर्व संध्या पर हुआ था दोस्तों तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और आपको बता दूं दोस्तों कि आधुनिक भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा गुरिल्ला युद्ध था, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत लगभग जुलाई 1946 में शुरू हुई थी, जो कि 1948 तक चला था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो देखिए, इस तरह के मानचित्र यानी कि मैप को बोला जाता है स्थलाकृत मानचित्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, इस यूज़र आईडी से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें।